जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, ये तो हमें आज मालूम है, लेकिन आप उस वक्त की सोचो जब साइंस बहुत डेवलप नहीं था और एमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी देयर वाज अ ग्रेट एम्बिगिटी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर डीएनए होता है। ओके, आज हम लोग सीखेंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि इवेंचुअली ये प्रूव होता है जिससे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, योर मेंटर फॉर टुडेज सेशंस ऑफ नीट बाइट, राइट? So let's learn all those experiments that eventually prove that DNA is a genetic material. Okay? देखो, वो सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऑल टुगेदर 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ साहब का और उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1928 में किया था। ओके, उसके बाद का एक्सपेरिमेंट एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने किया था, दैट वाज इन 1944, और फाइनली एक्सपेरिमेंट 1953 में हर्सी एंड चेज साहब ने किया था। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट की। ओके, तो देखो ग्रिफिथ साहब ने क्या किया था। ग्रिफिथ साहब ने एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया। बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, राइट? और ये बैक्टीरिया क्या करता था? निमोनिया कॉज करता था। और इसका 2 स्ट्रेन उन्होंने लिया, एक था रफ फॉर्म, दूसरा था स्मूथ फॉर्म। अब हम यदि स्मूथ फॉर्म कहते हैं तो स्मूथ फॉर्म के ऊपर क्या होता है? बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल्स होते हैं और यही कैप्सूल्स जो है वो निमोनिया या वायरुलेंसी कॉज करता है। रफ के ऊपर में कोई कैप्सूल नहीं है तो वो ए वायरुलेंट होगा, है ना? तो उन्होंने ये 2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लेके पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? लेट्स सी ऑन दिस स्लाइड। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो रफ फॉर्म था ना उसको उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया, राइट? यू कैन सी इन द डायग्राम। तो क्या हुआ? चूहा सर्वाइव कर गया। दूसरी बार उन्होंने क्या किया? स्मूथ फॉर्म को चूहे में दिया, लेकिन स्मूथ फॉर्म को चूहे में देने के कारण क्या हुआ? चूहे की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि स्मूथ फॉर्म डिजीज कॉज करता था। तीसरा उन्होंने क्या किया कि स्मूथ फॉर्म को गर्म किया, यानी हीट से गर्म किया, राइट? देखो, गर्म करने से क्या होगा? उसकी जो कैप्सूल जो है ना वो डीनेचर हो जाएगी, और चूंकि कैप्सूल डीनेचर हो गई तो उसमें डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई। और जब ऐसे वाले वैरायटी को वापस से चूहे में डाला गया तो क्या देखा गया कि चूहा सरवाइव कर गया, राइट? बट द लास्ट उन्होंने क्या किया, ये हीट किल्ड और द रफ फॉर्म दोनों को एक साथ चूहे में डाला। ओके, हालांकि जब दोनों को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग इस्तेमाल कर रहे थे तो चूहा सरवाइव कर रहा था, लेकिन जब दोनों को एक साथ डाला तो आप क्या देखते हैं? चूहे की डेथ हो गई, राइट? So Griffith was very surprised. So he tried to find out the reasons, okay? But unfortunately उनको इसका कोई रीज़न नहीं मिला। उन्होंने बस इतना कंक्लूड किया कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो रफ फॉर्म है वो स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और चूहे की डेथ स्मूथ फॉर्म के कारण हो रही है। और इस फेनोमेना को उन्होंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट वी कैन से that conversion of the rough form into smooth form is actually called transformation. And nowadays, how we define transformation? Transformation is a phenomena when there is a transfer of naked DNA from donor to recipient. Okay, but as I told you, unfortunately, Griffith could not find the reason for the transformations, right? Later on, for reason, the next experiment came into existence, and that was the experiment done by Avery, MacLeod and McCarthy. So we will learn about that experiment. Let's have a look at that. So what these 3 gentlemen has done, उन्होंने क्या लिया? ये जो हीट किल्ड था और रफ फॉर्म था, इसके एक्सट्रैक्ट को उन्होंने 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट किया। लाइक they have separated it in carbohydrate, they have separated in proteins, they have separated in nucleic acid. ओके, और इन तीनों को उन्होंने क्या किया? अलग से उन्होंने चूहे में इसको इंजेक्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो कार्बोहाइड्रेट को इंजेक्ट कर रहे हैं तो चूहे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब वो प्रोटीन को इंजेक्ट कर रहे हैं तो भी चूहे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो न्यूक्लिक एसिड को डालते हैं तो क्या होता है? चूहे के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और चूहे की डेथ हो जाती है, राइट? बाद में उन्होंने एक काम और किया। ये जो जिसमें उन्होंने डीएनए लिया था उसमें उन्होंने क्या किया? एक डीएनएज एंजाइम डाल दिया। ओके,
तो डीएनए एंजाइम का काम क्या होता है? डीएनए एंजाइम का काम होता है डीएनए को डिग्रेड करना। और जब वैसे वाले एक्सट्रैक्ट को चूहे में डाला गया तो चूहा सर्वाइव कर गया। तो ये बड़ा कंक्लूसिव एविडेंस था। एविडेंस क्या था? कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल, राइट? क्योंकि जब हम लोग डीएनए को डाल रहे हैं और चूहा सर्वाइव कर जा रहा है, इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए ही था। ओके, सो दिस इज हाउ बाय दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट it was confirmed that DNA is the genetic material, right? Okay, but इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक समस्या थी। समस्या ये है कि यहां पे जो हम लोगों ने साबित किया वो साबित हम लोगों ने इन विट्रो कंडीशन में किया, दैट मीन्स आर्टिफिशियल कंडीशन में किया। तो इसको कंक्लूसिवली लिविंग कंडीशन में प्रूव करने की जरूरत थी, और इस कंडीशंस के लिए इसका जवाब हमें कहां मिलता है? इसका जवाब हमें मिलता है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इन विवो कंडीशन में प्रूव करते हैं। इवन नीट में ये क्वेश्चंस आते हैं कि इन विट्रो कंडीशंस में किसने जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए प्रूव किया और इन विवो कंडीशन में किसने प्रूव किया। सो प्लीज रिमेंबर that in vitro condition it was proved by Avery, MacLeod and McCarthy, but as far as in vivo condition is concerned we have to say that Hershey and Chase has proved that DNA is। Hershey and Chase साहब ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल किया, और उन्होंने दो रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया। एक था P32 यानी फास्फोरस की रेडियो एक्टिव मटीरियल, दूसरा था सल्फर की रेडियो एक्टिव मटीरियल। ओके, और यहाँ पे हमें मालूम है कि फास्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट है और सल्फर जो है वो प्रोटीन का पार्ट है। ओके, तो उन्होंने वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज को फास्फोरस वाले में ग्रो किया, अनदर ग्रुप ऑफ को उन्होंने सल्फर वाले में ग्रो किया। ओके, तो क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज के अंदर, एक बैक्टीरियोफेज के अंदर फास्फोरस आ गए और दूसरे बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या हो गए? सल्फर आ गए, राइट? सो यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये जो है रेडियो एक्टिव लेवल विथ फास्फोरस है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर में हम क्या देख रहे हैं? फास्फोरस है। सिमिलरली यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में आप देखोगे तो S35 लेवल सल्फर है, लेकिन ये इसके प्रोटीन में है, प्रोटीन इसके बाहर होता है। ओके, तो जब ये दोनों ही बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया में अटैक किया गया, राइट, अलग अलग, और बाद में पहला तो हमने इसे इन्फेक्ट किया, और इन्फेक्ट करने के बाद फिर हम एक ब्लेंडिंग मशीन में, ब्लेंडर में, ये जो आउटर बैक्टीरियोफेज की कवरिंग होती है उसको हमने अलग कर लिया। ओके, क्योंकि आपको मालूम है बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है तो बाहर उसकी कैप्सिड जो है वो बाहर रह जाती है और जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, ये हमें आज पता है। तो जब हम बैक्टीरिया के ऊपर की पूरी मटेरियल को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके एक ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट करके पूरा निकाल दिया, और निकालने के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि अभी कौन से बैक्टीरिया के अंदर में रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो हमें क्या पता लगा कि जो फास्फोरस वाला था उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ओके, तो फास्फोरस वाले अंदर के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसका मतलब क्या है? फास्फोरस किसके साथ जाता है? डीएनए के साथ जाता है ना? सो देयरफॉर अगेन बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूसिवली प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल। चलो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं, सो दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया। ठीक है, आप यहां देखो, इस डायग्राम में देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ये सल्फर लेवल प्रोटीन है। ओके, और ये बैक्टीरियोफेज को उसने अटैक किया, तो ये प्रोटीन तो बाहर ही रह जाता है। जब इसको हम ब्लेंडिंग करते हैं तो ये बाहर के पोर्शंस निकल जाते हैं। ओके, और जब बाहर का पोर्शन निकल गया तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमको क्या मिलता है कि सेल के अंदर कोई भी सल्फर डिटेक्टेड नहीं है, राइट? लेकिन सुपरनेटेंट, दैट इज आउटसाइड जो सोल्यूशन है, उसके अंदर हमको रेडियो एक्टिव सल्फर मिलता है। तो यदि आउटसाइड हमको रेडियो एक्टिव सल्फर मिलता है, इसका मतलब वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है, राइट? लेकिन यहां पे देखो, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर है वो जेनेटिक मटीरियल शो कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ? ये ग्रीन कलर जेनेटिक मटीरियल सेल के अंदर आ गया। जब सेल के अंदर आया तो ब्लेंडिंग में ये बाहर वाले चीज तो बाहर निकल गए, लेकिन यहां पे हमको क्या मिला? सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट हुए। ओके, और सेल के बाहर कोई भी रेडियो एक्टिव फास्फोरस हमें नहीं मिला। तो सेल के बाहर रेडियो एक्टिव फास्फोरस का नहीं मिलना और सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस का मिलना, यह साबित करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है।
ओके, सो अल्टीमेटली ये सारा एक्सपेरिमेंट, ये 3 एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग ये साबित कर सके कि जेनेटिक मटेरियल आखिर डीएनए ही होता है, राइट? दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू डिस्कस as far as today's session is concerned. Thank you.